हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नई दुनिया में खुश है गोमती? आज की सुबह भी कुछ उदासी भरी थी। मन बेहद ओझल था। ऐसा लग रहा था कि उसे निकाल कर कहीं फेंक दूं और सब कुछ भुलाकर निश्चिंत होकर पड़ी रहूं। पूरी जिंदगी संघर्ष करते करते गुजर गई। एक समस्या खत्म होते होते दूसरी समस्या आ खड़ी होती थी। नौकरी पाने के लिए की गई भाग दौड़, शेखर के साथ भाग कर शादी करना और उसके बाद शुरू हुए खत्म न होने वाले सवाल, कोर्ट कचहरी की भाग दौड़ और आज मेरे ही घर में बुद्धिराज का मुझे फटकारना, ये सारी बातें एक एक करके आंखों के आगे तैरने लगी थीं। वह चंडाल चौकड़ी मेरे घर क्यों आई थी? उस करण के साथ कैसे चिपक रही थी तुम? शेखर के मुंह से आग बरस रही थी, पर उससे भी भयानक काम उसके हाथ कर रहे थे। गोमती की लिखी कविताओं के पन्नों को वह एक एक कर जला रहा था। हर पन्ना जलाते वक्त वह कूटर हंसी हंस रहा था। गोमती यह देखकर तिलमिला उठी थी। वह उसके हाथ पांव जोड़ने लगी थी, पर अपने पैरों पर गिरी गोमती को शेखर ने जोर से झोटक दिया। मेरी बीवी पर नज़र डालते हैं, एक एक की आंखें नोच लूँगा। कविता करने के लिए क्या मेरा ही घर नज़र आता है? देर तक गाली गलौज करने के बाद शेखर पांव पटकते हुए बेडरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद खर्राटे भरने लगा। पर उन्हें घर तक लाने वाला भी तो वही था। फिर ऐसा क्यों? उसे अच्छी तरह याद है, जब उसके गांव में साहित्य मंच की शाखा खुलने वाली थी, तब मुंबई से साहित्य मंच के संस्थापक कवि माधव मानविंदे वहां स्वयं आने वाले थे। वहां उसे भी आमंत्रित किया गया था। उस वक्त साहित्य मंच की स्थापना की मीटिंग कहाँ की जाए, इस बात पर चर्चा चल रही थी। करण और पोटे साहब ने एक दो नाम लिए, पर उनकी कुछ अपनी समस्याएं थीं। गोमती दीदी, आपके घर में की जाए क्या? करण के इस सवाल पर शेखर ने काफ़ी उत्साह दिखाया। हाँ हाँ, जरूर, हमें भी साहित्यिक लोगों के दर्शन हो जाएंगे। यह सुन सभी ने खुशी से तालियां बजाईं, पर मेरे तो ओंठ ही सिल गए थे। पर हम दोनों भी तो नौकरी करते हैं, आप कहीं और मीटिंग रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया। पर आपके पति तो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, विजया बोली। मैं बिस्कुट के पैकेट ले आऊँगा, चाय बाहर से मंगा लेंगे। करण बोला, बिल्कुल नहीं, आप घर में मेहमान बनकर आ रहे हो, कोई कुछ नहीं लाएगा। हम ही घर में गर्मा गर्म पकौड़े बना देंगे, खाकर देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं कविता भले ही नहीं करता हूँ, पर बीवी की कविताएं तो सुनता ही हूँ, शेखर बोला। उस वक्त हर कोई शेखर की प्रशंसा कर रहा था। उसके बाद तो हर कार्यक्रम हमारे ही घर होने लगा। मेरा विरोध खत्म हुआ और धीरे धीरे मेरी भी इसमें रुचि बढ़ने लगी। पर शेखर नीरस होने लगा, उसे उन लोगों पर गुस्सा आने लगा। मेरी कविताओं की प्रशंसा सभी करने लगे। बाहर से भी मुझे कविताओं के ऑफर्स आने लगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर सम्मेलनों में भाग लेने लगी। शेखर का गुस्सा अब शक में बदलने लगा था। वह अब उन लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ने लगा था। शराब पीकर गाली गलौज करना और मुझे मारपीट करना उसकी आदत बन गई थी। कभी कभी तो वह इतनी मारपीट करता कि पिटाई के निशान भी शरीर पर दिखाई देते। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर आखिर मैंने शेखर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। पर मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी। शेखर बैंक में अफसर था। मेरे 17 और 15 साल के बेटे बुद्धिराज और युवराज भी उसके साथ रहना पसंद कर रहे थे। वजह सिर्फ एक ही थी, जो शान शौकत और पैसा वह दे सकता था, वह मैं नहीं दे सकती थी। आज सचमुच रिश्ते नातों के कोई माने नहीं रह गए हैं। भावनात्मक तौर से भी उन्हें मेरी कोई कदर नहीं थी। कोर्ट ने भी उन्हें शेखर के साथ ही भेज दिया। मैं एक कमरे के छोटे से मकान में रहने आ गई। कुछ दिनों बाद मैंने अपील करके कोर्ट से बच्चों की कस्टडी मांगी, तो बेटे बुद्धिराज की कस्टडी मुझे सौंप दी। पर मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ थी। परिणाम स्वरूप उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता गया और एक दिन वह खुद ही मुझे छोड़कर अपने पिता के पास चला गया। एक दिन मेरा मार्केटिंग विभाग में ट्रांसफ़र हो गया। इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए लोग क्या क्या कोशिशें नहीं करते, क्योंकि यहाँ की दहलीज लांघते ही पैसों की बरसात होती थी। पर इस विभाग में कमर कसकर काम करना पड़ता था, इसलिए मैं यह विभाग नहीं चाहती थी।
पर मन के किसी कोने में मुझे भी पैसों की चाह थी, बड़ा घर चाहिए था। फिर शेखर को दुत्कार कर मेरे बच्चे मेरे पास वापस आएं, ऐसी भी चाह थी। इसलिए कुछ भी करने को तैयार थी। पहले टेंडर को मंजूरी देते वक्त मुझको लाख का ऑफर मिला था। ऑफिस के बाहर एक पेड़ के नीचे रुपयों का वह बंडल लेते वक्त मेरे हाथ थरथरा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने नया घर खरीद लिया। उधर शेखर के कुकर्मों का घड़ा भर गया था। उसके खिलाफ शिकायत हुई और उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसके घर को सील कर दिया गया। दोनों बच्चे मेरे पास आ गए और फिर कभी उन्होंने मेरे आलीशान मकान से जाने का नाम नहीं लिया। एक बात तो समझ आ गई थी कि आज की पीढ़ी को रिश्ते नातों और भावनाओं की परवाह नहीं, केवल पैसा ही सब कुछ होता है। बीएससी करते ही बुद्धिराज की अच्छी नौकरी लग गई। मैं अब भी शेखर को याद करती थी। अब भी मेरा मन उससे मिलने को करता था। एक बैंक मामले के बाद उसने मुझे फ़ोन किया था। बैंक वाले शायद तुम्हारी जांच कर सकते हैं, वकील की सलाह ले लो। उस वक्त अपने किए पर पछतावा होने की भी बात उसने कही थी और मुझे भी यह सलाह दी थी कि मैं ऐसे गैर कानूनी काम छोड़ दूं। पर तब मैंने कहा था मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए और फ़ोन पटक दिया था। फिर मैंने बुद्धिराज की उसकी पसंद की लड़की निकिता से शादी करा दी। मेरे घर में पैसों की बरसात हो रही थी। सुबह 9 से रात 9 बजे तक मैं ऑफिस में ही पिसती रहती थी, पर मेरे घर का कायाकल्प हो चुका था। रोज़ शाम को बुद्धिराज और निकिता की उनके दोस्तों के साथ शराब की पार्टियां चलने लगी थीं। इधर मुझे एक पर एक जांच कमेटी के बैठा दी गई और मेरे एमडी ने 1 महीना घर बैठने की सलाह दी थी। पर बुद्धिराज के कहने पर मैं घर पर नहीं बैठी और मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तब एमडी ने सीधे मेरा सस्पेंड ऑर्डर निकाल दिया। घर बैठने के बाद घर का सारा नज़ारा मेरे सामने आया। घर पर खाली बैठना मुझे मंजूर नहीं था और बच्चों की हरकतें मुझसे देखी नहीं जाती थीं। इसलिए मैंने विनया के घर जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर हमने फिर से कविताएं पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। विनया ने मुझे नौकरी से रिज़ाइन कर देने की सलाह दी, क्योंकि रिज़ाइन करने के बाद प्रोविडेंट फंड के 35 लाख रुपए मुझे मिलते। उन्हें बैंक में जमा करने पर उनसे मिलने वाले ब्याज से आराम से मेरा घर का खर्चा चलता। उसके बाद मैं आज़ादी से कहीं भी घूम फिर सकती थी, वर्ल्ड टूर कर सकती थी। मुझे काम की चिंता नहीं होती, ना ही कोई बंधन होता। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया। बैंक में मेरा और बुद्धिराज का जॉइंट अकाउंट था। वहां जाकर मैंने सारे पैसे निकाल कि बुद्धिराज ने कब के सारे पैसे निकाल लिए हैं। इस बारे में बुद्धिराज से पूछने पर वह मुझ पर ही चिल्लाने लगा और मुझसे कहने लगा कि बैंक जाने से पहले एक बार मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैनेजर न जाने क्या सोचेगा। उसकी इस हरकत ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और एक ठोस निर्णय लेते हुए मैंने बुद्धिराज, निकिता और युवराज को कमरे में बुलाकर अपना फैसला सुना दिया कि मैं नौकरी से त्यागपत्र दे रही हूँ। प्रोविडेंट फंड के जो रुपए मिलेंगे उन्हें बैंक में जमा करा दूंगी। उनसे मिलने वाले ब्याज से अपना खर्चा चलाऊंगी। आज के बाद ना मैं किसी को कुछ दूंगी और ना ही किसी से कुछ लूंगी। यह मेरा घर है। आज के बाद यहाँ शराब की पार्टियाँ नहीं चलेंगी। तुम सबको मेरी मर्जी से रहना होगा। अगर मंजूर हो तो ठीक, वरना तुम सब अपनी राह चुन सकते हो। मेरी बात सुनकर तीनों सोच में पड़ गए और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, तो हमें बच्चे भी पूछेंगे। वरना आज का ज़माना ये है कि हमें अपने ही नहीं पूछते, हम गैरों से क्या उम्मीद करके बैठें। तो कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।